4 नंबर में लिखा है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं बिंद की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वृत्त वाले चैप्टर में 10.2 पर में 10.2 आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में हमसे पूछ रहा है, तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृत्त बोला तो एक वृत्त बना लेंगे। ओके, वृत्त के बाह्य बिंदु से हमने एक बिंदु यहाँ पर बाह्य बिंदु P माना है, इससे केंद्र मैंने O माना है। इसे मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मेरी रेखा आपको यहाँ पर स्पर्श नहीं करती दिख रही है, आप पटरी से खींचेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सही से करिएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु हमने माना R, यहाँ पर हमने एक बिंदु माना Q, और इसको हम ऐसे मिला देंगे केंद्र से, मतलब ऐसे हम इसको केंद्र से मिला देंगे, इसको डॉट डॉट हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। अब ये साथियों ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि साथियों आपने 10.1 पर में पढ़ा होगा, अगर कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त से टकराती हुई जाती है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR, जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR वृत्त पर आई है। क्या आई है? ओके, आई है। ओके, ये तो हमने माना है, जो हमने किया है, रचना वगैरह किया है। अगला हमसे ये बोला है। ओके, अगला हमसे सिद्ध जो करना, ये लिखेंगे। अगला लिखेंगे सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। यही तो पूछा है कि किसी भी बाह्य बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं आती हैं वो बराबर होती है कि नहीं। तो आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 त्रिभुज है PQO है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, अगर इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं साथियों यहाँ पर कि एंगल जो Q है, या आप ले लीजिए यहाँ पर क्या एंगल Q ले लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, वरना आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम OR लेते हैं। चलिए OR लेते हैं। OQ ले लो भैया, यहाँ पे Q तो क्यों लेंगे, OQ बराबर OR क्या लिखेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है वृत्त की वह बराबर होती है, और जो OP है वो कॉमन है। क्या है? OP बराबर OP। ये क्या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों त्रिभुजों में होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल Q बराबर एंगल R, ये क्या है, 90 डिग्री समकोण। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ साथियों ये कहाँ से हुआ, तो हम कह सकते हैं साथियों परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से ये आपको जरूर समझ में आएगा। जब परमेय 10.1 से हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है, 2 भुजा बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए, लिखेंगे अतः त्रिभुज PQ, लिखेंगे अतः त्रिभुज PQO सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PRO। ओके, कैसे लिखेंगे, RHS, इसे बोलते हैं साथियों समकोण कर्ण भुजा परमेय से। ओके, परमेय से, ये तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा उपपत्ति, क्या लिखेगा, उपपत्ति। ओके, अब आगे देखिएगा साथियों, अब ये त्रिभुज क्या है, बराबर है, त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी सारी की सारी क्या होती है साथियों, जो भी भुजाएं होती है बराबर होती, लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए PQ बराबर PR। ओके, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने आपके सामने ये सवाल को हल किया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये 4 नंबर के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैंने आपके सामने आपको हल करवाया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का घ नंबर देखेंगे, सॉरी 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का है, 21 नहीं 22 का है। लिखेंगे, लिखा है एक त्रिभुज ABC। तो पहले एक त्रिभुज हम ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC बन गया, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि इस प्रकार एक बिंदु D है। ओके, D हमने मान लिया, जो कि एंगल ADC मतलब जो ये वाला कोण है आपका, ये BAC इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि मैंने चित्र ही केवल बनाया। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल ADC बराबर है एंगल BAC। ओके, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB, ओके, गुणे CD। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए, उत्पत्ति से बोल सकते हैं आप। चलिए लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ क्या है ADC, लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में क्या देखेंगे कि आपका जो एंगल आपका ये है साथियों D, इसमें का ये किसके बराबर है, एंगल A के बराबर है, ये दे के रखा है। और एंगल C बराबर, एंगल C क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो दोनों में, क्या उभयनिष्ठ है, जो दोनों में। और ये क्या दिया है, दिया है, ये कॉमन है। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे, अतः ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज BAC के। अब जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा साथियों, ये बिल्कुल बराबर हो। तो हम कह सकते हैं साथियों कि CA क्या है, CA बटा CD, CA बटा CD, CA बटा CD बराबर होगा CB बटा CA। ये समझ में आया। कहाँ से लिखेंगे, समरूप, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे समस्त समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का, क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओके, ब्रैकेट में बंद हो गया। ये जो मैंने ऐसा किया है ना, इसको मैंने इससे लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो CA², इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या, एक मिनट, इसे CB लिखना चाहिए था। तो हो जाएगा साथियों CB गुणे CD। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया। तो लिखेंगे साथियों, क्रॉस मल्टीपल हो तो आप जान ही जाएंगे कि मैंने कैसे किया है। तिर्यक गुणा, क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ पर तिर्यक, क्या, तिर्यक गुणा करने पर। ओके, इसको मैंने इसलिए लिखा कि मैंने ये कैसे किया, इसको मैंने इसलिए लिखा कि मैंने एक तिर्यक गुणा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22 का घ नंबर भी समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप लगातार प्रयास करते रहें और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फायदा होगा। सूचना में देना चाहूँगा, ये क्वेश्चन नंबर जो 22 आता है बोर्ड एग्जाम में केवल 5 प्रश्न आपको करने होंगे। 6 प्रश्न देके रखता है लेकिन 5 करना होता है, लेकिन मैं आपको 6 करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 22 के अंगा नंबर को। अंगा नंबर कह रहा है साथियों 22 नंबर डालेंगे, ब्रैकेट में अंगा नंबर डालेंगे और हल लिखेंगे।
कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सरणी का माध्यक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है साथियों? माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। ये साथियों क्वेश्चन नंबर अंगा में लिखा हुआ है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिगर को ऐसे कर लेंगे साथियों। अपना पहला क्या देखे रखा है? वर्ग अंतराल देखे रखा साथियों। क्या देखे रखा है? वर्ग अंतराल देखे रखा है। यहाँ पर क्या देखे रखा है? बारंबारता देखे रखा है। क्या देखे रखा है? बारंबारता देखे रखा है। फिर हमें संचयी बारंबारता, क्या संचयी बारंबारता, बारंबारता को एफ से लिखते हैं, इसे निकालना है। वर्ग अंतराल 15 से 20 देके रखा है। फिर 20 से आपके पास 25 देके रखा है। 25 से आपके पास 30 देके रखा है। 30 से आपके पास 35 देके रखा है। 35 से आपके पास 40 देके रखा है। फिर 40 से कितना? 45 है साथियों। 40 से 45 है और 45 से कितना है साथियों? 50 है। बारंबारता यहाँ पर 14 देके रखा है, 56 देके रखा है, 60 देके रखा है, 86 देके रखा है, 74 देके रखा है, 62 देके रखा है और 48 देके रखा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। संचय बारंबारता में 14 ऊपर ऐसा रहेगा, इसको जोड़ लेंगे। 6 4 10 की 0 से लगा 1 5 1 6 70 हो जाएगा। 70 में 60 130 हो जाएगा। 8 3 11 216 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे 6 4 10, यहाँ पे 290 हो जाएगा साथियों। और 290 के बाद 62 जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएगा साथियों। 352 हो जाएगा। 352 में जब इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा साथियों? 400 आएगा। तो ये जो लास्ट वाला ये है, ये अपना यन का मान हो। क्या होगा? यन का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर यन बराबर 400 देके रखा है। यन बराबर 400। अब हमें यन अपान 2 पहले निकालना होता है। यन अपान 2 बराबर हो जाएगा 400 बटा 2। कितना आएगा साथियों? 200 आएगा। तो मतलब कह सकता हूँ कि यन अपान 2 का मान 200 आया है। अब ध्यान से देखिएगा, यन अपान 2 हमारा 200 आया है। तो अगर हम माध्यक का फार्मूला 1 मिनट देख लें कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तब हमें पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। माध्यक का फार्मूला होता है एल साथियों, एल प्लस एच ब्रैकेट में यन अपान 2 माइनस सी एफ बटा एफ प्लस सी एफ मतलब संचयी बारंबारता। तो जो यफ है ये न अपान 2 देके रखा है, सी एफ क्या होगा? तो जो 200 है साथियों, इसमें संचयी बारंबारता में देखेंगे 200 कहाँ है? तो 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से कम होना चाहिए। मतलब ये अपना जो है 130 ये सी एफ का काम करेगा। और जो ये अपना है ये एफ का काम करेगा साथियों। और जो ये मतलब इसको हम लॉक करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे ऐसे। अगर इसको हम ऐसे लॉक कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वर्ग सीमा को, वर्ग अंतराल को साथियों हम लॉक कर दें तो ये एफ का काम करेगा, ये अपना यल का काम करेगा। क्या क्या दे के रखा? ध्यान से 1 मिनट देख लेंगे। तो हमारे पास क्या मिल गया साथियों? हमारे पास एल का मान जो है यहाँ निम्न सीमा है 30 मिल जाएगा। एच का मान दोनों में अंतर 5 का है, एच का मान 5 मिल जाएगा। एफ का मान 86 हो जाएगा साथियों। एंड सी एफ का मान 130 हो जाएगा। सी एफ का मान कितना? 130 हो जाएगा। और यन बटा 2 का मान हमारे पास दे के रखा है 200 साथियों। अभी आपके पास हो गया। इन सभी वैल्यूज को हम लोग कहाँ इसमें पुट करेंगे? तो यहाँ पर एल का मान साथियों कितना है? एल का मान आपके पास 30 है, एच का मान 5 है, यन अपान 2 का मान 200 है, माइनस सी एफ का मान 130 है। और क्या है? यहाँ पर एफ का मान साथियों 86 है। ओके, अब यहाँ पर ये 30 हो गया प्लस 5। यहाँ पे से 200 में से जब साथियों 130 जाएगा 70 बचेगा। तो 70 बटा कितना हो गया? 86 हो गया। कितना होगा? 86। अब इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे हल करूँ तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 70 25 35 350 हो जाएगा। और ये 86। अब क्या करूँगा मैं कि 350 को 86 से मैं डायरेक्ट भाग कर दूंगा तो अपना आंसर हमें पता चल जाएगा। मैं आप सभी के सामने 350 को 86 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। 350 को जब 86 से डिवाइड करूंगा तो इसको मैं 4 बार में लेके जाऊंगा। तो 6 चौको 24 के 4 हाथ चलाएगा, 2 8 चौको 32, 32 2 34 हो जाएगा साथियों। ओके, यहाँ पर 8 6 48 3 51 516 कितना होगा? 516। यहाँ पे 84 बचेगा। फोल्ड लगा है 0। फिर 6 बार में नहीं, ये 9 बार में जाने वाला है। 9 6 54 के 4 हाथ से लगेगा 5 और 9 8 72 72 5 से 70 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 13 में से आ जाएगा 6 बचेगा। अब इतने से ही हम आंसर बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साथियों 4.07, क्योंकि 6 के बाद जब ये संख्या बड़ी होती है तो अपने रेस्टेंट में पढ़े होंगे उसको एक ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 30 प्लस 4.07। मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34.07। तो हम लिखेंगे साथियों अतः माध्यक बराबर 34.07।
यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और इसमें समझने के लिए बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 के अंगा नंबर तक कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए रखा है, एक पासे को एक बार फेंका गया, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना एक अभाज्य संख्या क्या आ सकती है। दूसरा ज्ञात करना है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। देखिए पहली बात, पासे के पास जितनी संख्या होती है उसको लिखेंगे पासे पर अंकित संख्या। ध्यान दीजिएगा, अंकित संख्या या अंक भी आप बोल सकते हैं। देखिए ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं लिखी होती हैं। ऐसे अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पहले निकालेंगे साथियों। अभाज्य, क्या अभाज्य, वो भी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर होगा कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बटे 6। कुल अभाज्य संख्या ब्रैकेट में चाहे तो 1 से 6 के बीच में, क्योंकि साथियों पासे पर 1 से 6 तक ही संख्या होती है। अब अगर 1 से 6 के बीच में देखें तो कितनी अभाज्य संख्या है, 1, यहाँ ध्यान से देखिएगा कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 और 3, यही आपके पास अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या है साथियों, ये 3 है और टोटल ये 6 है। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका कितना आंसर आएगा, 2। मतलब कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। अगला साथियों दूसरा इसी में पूछा था साथियों, दूसरा पूछा था 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता क्या, तो लिखेंगे P ब्रैकेट में, मतलब प्रायिकता बीच में लिखेंगे 2 से 6 के बीच आने की संख्या बराबर 2 से 6 के बीच संख्या बटा 6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे ध्यान से दिखाऊं मैं आपको, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 2 6 को भूल जाएंगे तो 1 2 3 है, कितने 3, तो ऊपर हम टोटल 3 लिखेंगे, नीचे हमारे पास कितना 6 काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। मतलब कि साथियों 1 से 6 के बीच में किसी एक संख्या अभाज्य आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और 2 से और 6 के बीच में आने की संख्या की प्रायिकता 1/2 होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के पूरे सवाल आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। और आइए अब हम लोग साथियों 4 नंबर के बाद 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी, जो कि 23 नंबर में 2 सवाल होंगे, 6 नंबर का सवाल होगा, एक अथवा वाला होगा, ऊपर वाला, आपको केवल इन दोनों में से एक करना है। लेकिन मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं हल करके दिखाऊंगा। लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम पद मतलब ए का मान, सार्वंतर मतलब डी का मान हमें बताना है। हो जाएगा, लिखेंगे साथियों, प्रथम 8 पदों का लिखा है क्या, प्रथम 8 पदों का योगफल कितना साथियों, योगफल बराबर 64। तो जब हमारा योगफल निकालो तो एस एन लिखते हैं, तो एस 8 बराबर कितना देखिए साथियों, 64 दे के रखा है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है साथियों, ये होता है साथियों एस 8 बराबर हो जाएगा n/2 फार्मूला ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये एस एन का फार्मूला होता है। तो चूंकि n का मान 8 दे के रखा, तो एस 8 का मान 64 दे के रखा है। तो जगह ये 64 बराबर 8/2, यहाँ पर 2a प्लस n के जगह पर हम 8 का उपयोग करेंगे, 8 वाला, तो 8 - 1 हो जाएगा और ये d हो जाएगा। अब काटेंगे तो 8 1 कम 8, 8 टाइम 64 कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 8 बराबर 1/2 ब्रैकेट में ये 2a और 8 में से एक जाएगा 7, 7 d हो जाएगा। काटेंगे तो 2 1 कम 2, मतलब कह सकते हैं कि 2a
प्लस 7d बराबर 8 दूनी 16। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, अब आगे देखे रखा है साथियों इसी में कि 17 पदों का योगफल 289 देखे रखा है। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे 17, 17 है कितना है प्रथम 17 पदों का। तो लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योगफल बराबर 289 देखे रखा है। तो 289 कितना देखे रखा है, S17 का मान देखे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि S17 बराबर 289 देखे रखा है साथियों। S17 को अगर तोड़ेंगे SN वाले फार्मूले से तो ये इसके जगह फार्मूला की यूज करेंगे। S17 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। अब हम n के जगह क्या उपयोग करेंगे 17 और S17 के उपयोग करेंगे 289। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लिखेंगे ये 17/2 17/2 क्यों लिखेंगे, n का मान मैंने यहाँ से 7 ले लिया, 17 ले लिया साथियों। अब 2a लिखेंगे प्लस n के जब 17 हो जाएगा 17 माइनस 1 17 माइनस 1 d बराबर में 289 हो सकता है। ओके, अब क्या करेंगे 17 एकम 17 17 17 289 कट जाएगा। ओके, हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साथियों, और ये जो 1/2 यहाँ बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 में से एक जगह 16d बराबर में 17। यहाँ पर एक मान लीजिए, इसको त्रिया गुणा करेंगे 2 एकम 2 सॉरी 1 एकम 1 17 दूना 34। तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 16d बराबर 34 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। आपका समीकरण 1 हो गया, यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पर हो गया। अब इसे हम विलोपन विधि से लगाएंगे और अपना हल करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि से तो हम अगर ध्यान से देखेंगे साथियों यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 16d बराबर 34। और यहाँ पर साथियों 2a प्लस 7d, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16। मैंने आपको सिखाया था विलोपन विधि में कि अगर साथियों जिस को हम हटाना चाहते हैं और उसका चिन्ह एक जैसा है तो घटेगा, क्या घटेगा, तो ये भी घटेगा ये भी घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9d बचेगा। ओके, यहाँ पर साथियों 34 में से 16 जाएगा तो 18 बचेगा। तो 9 एक कम 9 9 दूना 18। तो d का मान कितना है 2, d का मान 2 आया। इस d के मान को समीकरण में 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे 2 में रखो चाहे 1 में आंसर आएगा। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 अपना यही है। तो 2a प्लस 16 गुणे d का मान 2 बराबर 34। ओके, 16 दूना 32 उधर चला जाएगा साथियों। तो 2a प्लस 32 बराबर 34। इसको मैं यहाँ पे हल करूँगा, ध्यान से देखिएगा। आप इसके नीचे अगले पेज पर करिएगा, तो जगह होगा तो ये बगल में कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 34 माइनस 32। तो 2a बराबर आपका क्या आएगा साथियों 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 बराबर 1 आएगा, मतलब a बराबर 1 आएगा। तो प्रथम पद आपका a आया, सार्वंतर d आया। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 1 और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर बराबर 2। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा और ये आपका आंसर जरूर कामयाब होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बस आपको नंबर अच्छे से अच्छा मिलेगा, इतना करेंगे आपको 6 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। और आंसर यहाँ पर लास्ट में आ गया, प्रथम पद बराबर 1 सार्वंतर बराबर 2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर समझ में जरूर आएगा और आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हल जरूर कर लेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आइए इसके अगले क्रम की ओर चलते हैं। ये देखिए 23 नंबर का अथवा वाला प्रश्न भी आपको मैं सिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले साथियों, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दिया क्या है, दिया है दूरी बराबर 180 किलोमीटर। और ये मेन चीज़ आपके पास देख ही रखा है, इसको मैंने माना, इसको मेन चीज़ ये है। बाकी ये अधिक समय
ये क्या लेता अधिक होती है, स्पीड अधिक होती है तो समय कम लेता है, ये तो बाद की बात है। तो आइए समय सबसे पहले निकालेंगे समय। तो T1 अगर निकाल ले, ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 मतलब घंटा कब कम लेता है, जब चाल मतलब बढ़ जाती है। तो T1 पहले समय पहले निकालेंगे, तो सब जो आपका सूत्र बनेगा समय मतलब T1 पहले निकालेंगे, समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो जब T1 निकालेंगे, पहला समय आपका दूरी 180 किलोमीटर था, तो सामान्य चाल आपका x किलोमीटर था। देखेंगे जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती है, अधिक होती है, मतलब दूसरा समय T2 बराबर दूरी वही है 180 है, लेकिन समय चाल इस बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। तो आपका T1 है, T2 है। अब अंतर देखिए क्या देके रखा है आपके सवाल में, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार T1 माइनस T2 बराबर 1/2 देके रखा है। मतलब अगर साथियों स्पीड बढ़ी है तो समय में तो अंतर आया ही आया है। तो देखिए T1 का मान अपना कितना है, ये देके रखा है 180/x साथियों, माइनस यहाँ पर 180/x + 5 बराबर 1/2। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में 180 कॉमन है, मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में कॉमन ले लिया हूँ। ब्रैकेट में साथियों यहाँ पर वहाँ पर 1 बचेगा तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर में 1/2। अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो ये इधर आ जाएगा नीचे, तो x से कम x हो जाएगा साथियों कितना, तो अभी नहीं 180 से रखिए और इधर तेजा गुणा करिए, x + 5 माइनस में x हो जाएगा, माइनस का है ये साथियों x, और जब ये माइनस का हो गया तो ये गुणा करेंगे x² + 5x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो 180 x से x कट जाएगा तो ऊपर आएगा 5 और नीचे हो जाएगा साथियों x² + 5x बराबर 1/2। तो मैं कह सकता हूँ साथियों ये 18 × 5 = 90, 900 हो जाएगा। 900/x² + 5x बराबर 1/2। तीसरा गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 × 2 = 1800। तो ये हो जाएगा x² + 5x बराबर 1800 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मैं कह सकता हूँ कि x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0 आया। जब 1800 का फैक्टर करेंगे और घटाने पर 5 आए, गुणा करने पर 1800 साथियों आना चाहिए। क्या करना है कि गुणा करने पर 1800 आए, घटाने पर 5 आए। तो एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये होगा साथियों, याद कर लीजिए 45 - 40 x माइनस 180 मतलब 1800 बराबर 0। तो जब हम करेंगे तो x² + 45 से कम 45 x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो x कॉमन है, x कॉमन लेंगे x + 45 हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन लेंगे और -40 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? -40 लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 45। ठीक है साथियों, जब आप 45 को 40 से गुणा करेंगे तो 1800 ही आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बाहर वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर में 0 जरूर लिखें। तो ये हो जाएगा साथियों x - 40 एक ब्रैकेट में और x + 45 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो एक बार x - 40 बराबर 0, एक बार x + 45 बराबर 0। तो ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों। तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो ये बराबर 40 आएगा, ये बराबर में -45 आएगा। अब बताइए चाल कभी माइनस में नहीं आ सकती है, तो ये कट जाएगा, तो अपना यही आंसर होगा। कितना तो लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा। बस आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सवाल में साथियों आपके पूछा ही गया था कि रेलगाड़ी की चाल बतानी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर ये इतना सवाल लगाएंगे, 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर मिलेगा। बहुत ही सरल है साथियों, बस आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस जरूर होते हैं। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस आपको समझ में आया होगा। और 23 नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन 25 है। इन दो प्रश्नों की एक अलग क्लास आपको दूंगा, क्योंकि साथियों इन दोनों प्रश्नों को एक अलग तरीके से समझाना है मुझे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हम लोगों ने साथियों जो हमारा 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर था
PYQ की सीरीज में 2 वीडियो आ चुकी है, जिसमें पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया है, इसमें मैंने सब्जेक्टिव करवाया है 23 नंबर तक। 2 प्रश्न की एक अलग क्लास आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।